Hello students, in our previous classes we have discussed about the discovery of anode rays and that is also known as protons. बाद में उसे क्या कहा गया? प्रोटॉन. ठीक है, और उसमें हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो प्रोटॉन होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं. चलो एक बार फिर हम इसको स्लाइटली डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था. हम लोगों ने देखा था प्रोटॉन के बारे में. हम लोग पढ़े थे कि प्रोटॉन एक्चुअल में क्या होता है. प्रोटॉन इज द फंडामेंटल particle in an atom which carries 1 unit positive charge. कितना? 1 unit पॉजिटिव चार्ज. और ये पॉजिटिव चार्ज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ये हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं. एंड 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. ये क्या? ये क्या है? मास. ठीक है, मतलब प्रोटॉन एक्चुअल में क्या होता है कि द फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम. एक एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल है विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसके पास होता है और 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम मास होता है. ओके ना, ये तो हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं. उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्जेज कितने होते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी. डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी. तो देखो क्या हुआ कि स्टार्टिंग में काफ़ी रिसर्चेज हुए, जैसे थॉमसन, गोल्डस्टीन और बहुत सारे साइंटिस्ट आपस में मिलकर और कुछ रिसर्च किए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और बताया कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है. ठीक है, बाद में हेनरी बेकरेल. कौन? हेनरी, ये याद रखने वाली बात है. हेनरी बेकरेल. और अप्रॉक्स ईयर क्या था? 90s-20s की बात है. मीन्स अप्रॉक्स 1895 या 6 था. 1896. इन्होंने यूरेनियम सॉल्ट पर एक्सपेरिमेंट किया था. किस पर सॉल्ट किया था? यूरेनियम सॉल्ट. ठीक है, और एक्चुअल में ये यूरेनियम सॉल्ट का मतलब क्या है? यूरेनियम, डायरेक्ट यूरेनियम सॉल्ट ही सिर्फ नहीं था, पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट था. यूरेनियम सॉल्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? पोटेशियम पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट. जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने देखा कि इन सॉल्ट्स में से कुछ रेडिएशन हो रहा है. कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? रेडिएशन हो रहा है. मीन्स कुछ रेज कंटिन्यूसली निकल रही हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइडिंग इन इट. उसमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी बिना प्रोवाइड किए उसमें से कुछ क्या निकल रही हैं? रेज कंटिन्यूसली निकल रही हैं. ठीक है, जैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या दिया था, चलो हम उस पर भी एक फ्लैश लाइट ले लेते हैं. देखो इन्होंने एक ब्लॉक रखा. ये क्या है? एक ब्लॉक. ठीक है, और इसमें इन्होंने रखा रेडियो एक्टिव एलिमेंट. रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या? पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट या फिर यूरेनियम टाइप कोई भी एलिमेंट.
जिससे रेडिएशन कंटिन्यूसली हो रहा हो। सामने इन्होंने लगाया एक जिंक सल्फाइड का प्लेट, ठीक, इधर ऐड किया कैथोड प्लेट, और इस साइड ऐड किया एनोड प्लेट, ठीक है। इस पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इस पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर उन्होंने क्या रखा, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो उस समय तो पता ही नहीं था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव का नाम ही नहीं आया था अभी, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई रखा सब्सटेंस जो कंटिन्यूसली रेडिएशन कर सकता था। आफ्टर दैट व्हेन वी गिव द चार्जेज इन दिस प्लेट, इट सीम्स दैट यहाँ से कुछ रेज निकली और नेगेटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रेज इनसे निकली और पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ रेज स्ट्रेट पाथ में मूव की, ठीक है। तब इन रेज का इन्होंने नाम दिया, दिस इज अल्फा रेज, दिस इज बीटा, एंड दिस वन इज गामा रेज। इज दैट? ये कौन सा हुआ? गामा रेज। अब इसके यहाँ पर तीन चीज़ें हमें मिली। नंबर वन, some rays deflected toward negatively charged plate, some rays deflected toward positively charged plate named as beta, and some rays do not deflected, it moves in straight path and they spark on zinc sulfide plate. This is zinc sulfide plate, okay। तो यहाँ पर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से तो साफ समझ में आ रहा है कि अल्फा रेज, बताओ नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन सी रेज डिफ्लेक्ट हो सकती हैं? विच रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नेगेटिव प्लेट? पॉजिटिव चार्ज, मीन्स अल्फा रेज हैज पॉजिटिव चार्ज। विच रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज? बिल्कुल सही, नेगेटिव चार्ज, मीन्स बीटा रेज विल बी नेगेटिव चार्ज एंड गामा रेज हैव नो चार्ज ऑन इट, ओके। तो यहाँ कुछ बातें क्लियर हो गई और इससे कुछ कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन को तो बाद में, लेकिन ये तो बात है ना कि ये रेज को क्या कहा गया। तो देखो जब ये रेज यहाँ से कंटिन्यूसली निकलना शुरू हुई, मीन्स इस पर स्पार्क दिखा, मतलब साफ है कि यहाँ से कुछ रेज निकल रही है ना। मीन्स ये जो यहाँ से रेडिएशन हुआ, इस रेडिएशन को इन्होंने क्या नाम दे दिया? रेडियो एक्टिव रेडिएशन। मीन्स दीज द रेज comes out from what? Elements spontaneously, is called, क्या कहा गया? रेडियो एक्टिव रेज। क्या कहा गया? रेडियो एक्टिव रेज, ठीक है। सेकंड, दूसरी बात क्या की हुई कि द एलिमेंट by which radioactive rays emitted continuously is called, क्या कहा गया इसे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा गया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट या फिर इसी को क्या कहा गया? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। तो अगर हम रेडियो एक्टिविटी की बात करें,
व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिविटी? तो यहाँ आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, बहुत अच्छा सा डेफिनेशन यहाँ निकल कर आ रहा है किसकी? रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी क्या है? द फेनोमेनन of spontaneous emission of certain highly active radiation by radioactive substance is known as, क्या कहेंगे इसको? रेडियो एक्टिविटी। मीन्स वह घटना जिसमें स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ बेटा? यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान रखोगे, ये बार बार हमें वर्ड्स मिलेगा स्पॉन्टेनियस। ये एक्चुअल में है क्या? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कंटिन्यूअस। क्या मतलब होता है? कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस। ठीक है, इसका मतलब हुआ कंटिन्यूअस। स्पॉन्टेनियस बार बार हम लोग यूज़ करेंगे, अभी हमें थर्मोडायनेमिक्स में कई बार मिलने वाला है। तो याद रखिएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिविटी? द फेनोमेनन ऑफ कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ सर्टेन हाईली इफेक्टिव या हाईली एक्टिव रेडिएशंस बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस is known as radioactivity. Means radioactivity is the process by which any substance continuously emitted rays without any type of energies or any type of process is going in it. बिना उसमें किसी तरह का प्रोसेस किए वो अपने आप by itself continuously emission of रेडियोएक्टिव रेज इज नोन एज रेडियोएक्टिविटी। ओके, तो ये तीन चीज़ें हमें मिली। पहली चीज़ अल्फ़ा बीटा और गामा के बारे में पता चला। दूसरी चीज़, और इन अल्फ़ा बीटा गामा रेज को क्या कहा गया? रेडियो एक्टिव रेज कहा गया। इसके बाद जिस एलिमेंट से ये रेज निकल रही थी उन्हें क्या कहा गया? रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा गया। और रेडियो एक्टिविटी उस फेनोमेनन को या फिर उस प्रोसेस को जिसके द्वारा ये कंटिन्यूअसली रेज बाहर आ रहे थे उसको कहा गया रेडियो एक्टिविटी। तो चलो अब देखते हैं हम कि इन रेज की कुछ खास बातें क्या है। ओके, लेट्स सी। तो देखो यहाँ से हमें दो तीन बातें तो क्लियर हो गई। अब जो पहला कंक्लूजन निकल कर आया वो फर्स्ट कंक्लूजन अपने पास क्या आया कि रेज डिफ्लेक्टेड toward the negative plate इज कॉल्ड, क्या कहा गया इसे बताओ? हाँ, अल्फा रेज। और ये जो अल्फा रेज है, अल्फा रेज, इस पर होता क्या है? 4 यूनिट मास होता है। 4 यूनिट मास का मतलब क्या होता है? 6.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, और इस पर एक चीज़ और होता है, वो क्या होता है? 2 यूनिट चार्जेज। 2 यूनिट चार्जेज का मतलब 2 यूनिट कौन सी चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये अल्फा पार्टिकल का नेचर है। मीन्स किसी अगर एलिमेंट में से
अगर अल्फा पार्टिकल को आप निकाल रहे हो तो उसमें 4 यूनिट मास और 2 यूनिट चार्जेज की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्लियर है ना? मीन्स 4 यूनिट मास एंड 2 यूनिट charges will be decreased if any one alpha particle is extracted from any element। इसके बाद आता है सेकंड जो अपने पास आया, वो क्या है कि सम रेज, ये अरेज ना लिखा करो, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सम रेज, क्योंकि ये कहीं रेज तो थी नहीं, वो तो हमने देखा है, दिखाया है ना सिर्फ। सम रेज deflected toward the positive charge ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट, दैट इज दे हैव नेगेटिव चार्ज ऑन इट। इन पर कौन सा चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है ना? और इनके जो पार्टिकल्स हैं मीन्स जो बीटा चार्जेस हैं, तो बीटा चार्जेस के प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करोगे तो बीटा चार्जेस में याद रखिएगा कि इसका जो मास हो या फिर क्या चार्जेज सेम एज इलेक्ट्रॉन। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है सेम एज, उसी तरह से क्या होता है बीटा पर भी। ओके। और जो अपने पास थर्ड टाइप का रेज निकला, दैट इज गामा रेज। मीन्स सम रेज आर नॉट deflected toward negative और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या हो गई कि दे passes on straight path। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके पास ना तो नेगेटिव चार्ज है ना तो पॉजिटिव चार्ज है। उसी तरह याद रखिएगा कि जो गामा रेज होती हैं, नेम्ड एज गामा रेज, क्या इसका नाम हो गया गामा रेज। ठीक है, और ये जो गामा रेज होती हैं, ये इनके जो मास होते हैं, मास कह लो या फिर इन पर चार्ज कह लो, ये दोनों चार्ज, इन पर कौन सा चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, और मास नेग्लिजिबल। मास भी क्या होता है, नेग्लिजिबल। मीन्स इनका ना मास होता है ना ही इन पर कोई चार्जेज होता है। इसलिए जो गामा रेज होती हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकती हैं। समझ रहे हो? अल्फा रेज के जो पेनिट्रेटिंग पावर होगा, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्या होगा, भेदन क्षमता, मीन्स पार करने की क्षमता। अल्फा रेज का जो पेनिट्रेटिंग पावर अगर हम ये बात करें तो अल्फा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होता है, लेस्ट, और गामा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट। आप पूछोगे कि बीटा रेज का, तो मिडिल में होता है, मीन्स एवरेज। समझ रहे हो ना? तो ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि गामा रेज जो होती हैं वो बीटा रेज का जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो 100 टाइम्स ऑफ अल्फा रेज होता है। मीन्स अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ दीज रेज, तो देखो सबसे कम किसका होता है, अल्फा रेज, इससे ज़्यादा होता है बीटा रेज,
और सबसे ज़्यादा होता है गामा रेज। कितना होता है? अगर अल्फा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर 1 है तो बीटा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगा? 100 टाइम्स ऑफ अल्फा रेज। समझ रहे हो? और गामा रेज 1000 टाइम्स ऑफ अल्फा रेज। मीन्स 10 टाइम्स बीटा रेज से 10 टाइम्स ज़्यादा होता है गामा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर। यह आपको याद होना चाहिए। बीटा रेज से 10 टाइम्स और अल्फा रेज से 1000 टाइम ज़्यादा होता है किसका पेनिट्रेटिंग पावर? गामा रेज का। इसका अगर 1 है तो ये 100 टाइम्स ज़्यादा है और ये 1000 टाइम ऑफ अल्फा रेज। समझ रहे हो? और 10 टाइम्स ऑफ बीटा रेज। भाई इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे यार 1000 आ जाएगा, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। ये अपनी बात हुई किसकी? रेडियो एक्टिविटी की। मीन्स डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। क्लियर है ना? इसके बाद आता है एक छोटा सा मॉडल जिसको हम नाम देते हैं थॉमसन। तो उसमें थॉमसन का कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है बेटा। थॉमसन ने कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया था, बस इन्होंने ये बताया था प्लम पुडिंग मॉडल इन्होंने दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब क्या है कि इन्होंने देखो क्या बताया, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने क्या बताया कि जो एटम होते हैं वो एक स्फीयर की तरह होते हैं। ये स्फीयर है, इसकी तरह होते हैं और इसमें जो कुछ पुडिंग हैं ये हैं, दीज पुडिंग्स आर इलेक्ट्रॉन्स। क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और जो बाकी के स्पेसेस, इसमें जो खाली स्पेस बच रहा है उसको इन्होंने नाम दे दिया पॉजिटिवली चार्ज, दैट आर प्रोटॉन्स। ये सब क्या है? प्रोटॉन्स। ठीक है। और इस स्फीयर का अप्रॉक्स रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इन्होंने कितना बताया? अप्रॉक्स 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और ये जो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है कैरिंग क्या? कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। क्यों? ड्यू टू प्रोटॉन्स। बस इतनी बातें इन्होंने कही, लेकिन इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिला, इसलिए ये क्या हो गया? रिजेक्टेड। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर आप ये लिख भी सकते हो। एंड दिस मॉडल इज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन का ये प्लम पुडिंग मॉडल रिजेक्ट क्यों हुआ? इसे आपको याद रखना होगा। नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। सो रिजेक्टेड। सीधी सी बात। इतनी कहानी तो आप लोगों को समझ में आ गई। इसके बाद जो मॉडल आया वो अपना आया रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया वो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव हुआ और वहाँ से काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली, लेकिन वो भी बाद में फेल हो गया। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते गए और एक एक करके फेल होते गए। तो यहाँ पर जो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो क्यों फेल हुआ और वो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, कैसे किया, तो इस पर एक फ्लैश स्लाइड दे लेते हैं। इस पर डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि अगर कुछ पार्टिकल्स को, अल्फा पार्टिकल्स को या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम कहीं रखते हैं और उससे जो रेडिएशन होता है, उस रेडिएशन में जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, उन अल्फा पार्टिकल को अगर किसी गोल्ड फॉयल एकदम पतले से गोल्ड फॉयल पर ड्रॉप किया जाए तो वहाँ से वो अल्फा रेज की कुछ पार्ट्स स्लाइट एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मतलब बहुत कम एंगल पर डिफ्लेक्ट होते हैं। कुछ जो होते हैं स्ट्रेट पाथ में निकल जाते हैं और कुछ होते हैं जो
काफ़ी लार्ज एंगल पर, मीन्स मेजर एंगल पर डिफ्लेक्ट होते हैं। तो वहाँ से इनको बहुत सारी जानकारियाँ मिली। ठीक है, तो देखो रदरफोर्ड ने क्या बताया था, किन चीज़ों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि प्रोटॉन कहाँ होता है, एटम के किस पार्ट में प्रोटॉन होता है, किस पार्ट में इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन किस तरह से रिवॉल्व करता है या मूव करता रहता है। ठीक है, तो इन सब पर जो डिस्कशन हुआ वो रदरफोर्ड ने दिया था। हाल फिलहाल आप लोग इतना समझो कि जो आज आप लोगों ने स्टडी किया, इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, और रेडियो एक्टिव रेज क्या होती हैं। ठीक है, पहली चीज़ कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, ऑल दोज एलिमेंट्स विच रेडिएट एमिटेड rays continuously without taking any charges from any other sources और any energies from any other sources। पहली चीज़। दूसरी चीज़ रेडिएशन, रेडियो एक्टिव रेज क्या है, द रेज डिफ्लेक्टेड, द रेज spontaneously coming out from any radioactive element is known as radioactive rays। They are three types. First is alpha rays, beta rays and gamma rays। Alpha rays has least penetrating power and 4 unit mass, 2 unit charges on it। याद रखिएगा, ऐसे भी समझने वाली बात है कि जिस पर जितना ज़्यादा मास होगा, जिस पर मास जितना ज़्यादा होगा, पेनिट्रेटिंग पावर भाई उसका उतना ही कम होगा, स्पीड भी उसकी कम है, वेलोसिटी भी कम है। तो सीधी सी बात है कि अगर उस पर मास ज़्यादा है तो उसका पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगा, कम होगा। तो इसका अल्फा रेस का मास हमने क्या बताया था, 4 यूनिट मास, और चार्जेस कितना था, 2 यूनिट। ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी होंगी, बार बार हम लोगों को मिलेगा। इट में भी पॉसिबल कि हाफ लाइफ पीरियड पढ़ने को मिले, तो हाफ लाइफ पीरियड पढ़ने को मिलेगा, वहाँ पर हम लोगों को ये बहुत ज़रूरी काम आएगा। सेकेंड इज बीटा रेज। बीटा रेज हैज़ 100 टाइम्स ऑफ अल्फा रेज, मीन्स 100 टाइम्स पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है, भेदन क्षमता ज़्यादा होती है किसकी, बीटा रेज की। किससे, अल्फा रेज से। एंड 1000 टाइम फ्रॉम अल्फा रेज, 1000 टाइम्स ऑफ अल्फा रेज पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है किसका, गामा रेज का। मीन्स हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर हैव गामा रेज। ओके, तो इतनी बातें आप लोगों को जहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो चुकी होंगी। थॉमसन मॉडल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। थॉमसन मॉडल में तो रिजेक्ट हो गया था। सीधी सी बात यही थी कि इन्होंने अपनी एक सोच बता दी थी। यहाँ इन्होंने सोच लिया कि ऐसा कुछ हो सकता है, और इन्होंने बता दिया कि एक स्फेयर के फॉर्म में एटम होता है, लेकिन ऐसा बाद में प्रूफ ही किया गया कि हाँ स्फेयर के फॉर्म में एटम होता है। उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम आएगा आप लोग आगे देखते जाओगे। तो थॉमसन ने क्या बताया था कि एक एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, स्फेयर के फॉर्म में होता है, और इसमें कुछ पुडिंग्स होते हैं जो जिसको इन्होंने बताया कि नेगेटिव चार्जेस हैं। वो नेगेटिव चार्जेस कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और बाकी जो स्पेस उसमें बचा, बाकी जो खाली जगह बच रहा है, उसको क्या इन्होंने कह दिया पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, या पॉजिटिवली चार्ज है उस स्फेयर का जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट्स है, उसको इन्होंने कहा कि ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, ड्यू टू प्रोटॉन्स। बट देयर वॉज नो एनी एक्सपेरिमेंट, सो दिस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इनके पास नहीं था। सो इनके जो ये थ्योरी था वो क्या हो गया, रिजेक्टेड। आफ्टर दैट रदरफोर्ड कम्स आउट एंड रदरफोर्ड टेल्स अ न्यू एक्सपेरिमेंट, does a new experiment and gives so many information about it. So in our next video we will discuss about the Rutherford scattering experiment. Okay, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।